कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाक से आगे। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज बात बैटल ऑफ बंगाल की होगी, क्योंकि सब जगह एक ही चर्चा है भाई कि फर्स्ट फेज के लिए पोलिंग होने जा रही है बस कुछ ही घंटों में, और फर्स्ट फेज में ही बीजेपी को लगाना है शतक कम से कम। दावे दोनों ओर से बड़े बड़े हो रहे हैं। वोटिंग कल होगी। बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी सबकी किस्मत का फैसला कल हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी का खास तौर से, क्योंकि अगर बीजेपी ने फर्स्ट फेज में 66% सीटें हासिल नहीं की तो बीजेपी के लिए बंगाल का किला फतेह करना बहुत मुश्किल है। आजकल डिस्टिंक्शन, परसेंटेज की बात नेता बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अगर 60% आपके नंबर आ जाएं तो फर्स्ट क्लास आ जाता है, 75% आ जाएं तो डिस्टिंक्शन, और बीजेपी इस वक्त कह रही है भैया 66% आ जाएं। दावे तो 80 के हो रहे हैं। योगी कह रहे हैं 80% आएंगे, शुभेंदु अधिकारी 80 नहीं भाई 90% आएंगे। अमित शाह कह रहे हैं 1 बजे तक 4 मई को सरकार बनने का ऐलान हो जाएगा। लेकिन सवाल सबके जहन में यही है, ये सरकार बनेगी तो बनेगी कैसे? 77 से 148 का मैजिक फिगर अचीव होगा तो होगा कैसे? और बीजेपी भी ये बात बहुत बखूबी जानती है कि फर्स्ट फेज ही उसके लिए एडवांटेज वाला फेज है। पिछली बार भी 77 में से 59 सीटें बीजेपी ने इसी फेज में से हासिल की थी। तो अब इस 59 को बीजेपी 100 प्लस में, यानी 66% नंबर कैसे लेकर आ पाएगी? कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां से उसे बढ़त मिल सकती है? कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो बीजेपी को इस रीजन में वाकई में शतक लगवा सकते हैं? इसी पर आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में हम चर्चा करेंगे, और ये कितना मुमकिन लग रहा है और क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो इसमें एट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कुछ डेटा भी आपके सामने रखेंगे जो दिलचस्प डेटा है, क्योंकि बीजेपी को 35 से 41 सीटें चाहिए इस 100 के आंकड़े को। 94 से 100 प्लस, इससे कम में बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो करो या मरो, कल का पोलिंग डे है बीजेपी के लिए। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी हैं, हमारे साथ मेटेराइज के डायरेक्टर, चुनाव विश्लेषक मनोज कुमार सिंह हैं, और हमारे पॉलिटिकल डायरेक्टर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। तो भाई कॉफी पर सबसे पहले विनोद जी सवाल यही है कि आलोक जी के ये जो कॉन्फिडेंस है 80% का, 90% का, 1 बजे तक सरकार बनवाने का, कहाँ से आ रहा है? देखिए, आजकल जो पैटर्न है, आप देखिए परीक्षा में बच्चे भी 100% वाला माहौल हो गया है। हाँ। अब कोई बच्चे को यदि आप कहें, वो कहेंगे हमें एडमिशन ही नहीं होगा उसके बाद। आप तो 66% कह रहे हैं। जो अमित शाह जी कह रहे हैं वो टारगेट रख करके ही आप लड़ाई लड़ सकते हैं। आप जब तक ये नहीं जाते हैं कि हम किला बिल्कुल वहाँ फतेह करके आएंगे, उस दृष्टि से मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस, और चूंकि माहौल जिस ढंग से दिख रहा है, जितने बड़े पैमाने के हम लोग, वो मनोज जी ज़्यादा सर्वे उनके लोग कर रहे हैं, 50 लोग लगे हुए हैं, लेकिन आप देखिए इतना क्राउड बंगाल में निकल करके आ रहा है। अमित शाह जी के लिए भी, प्राइम मिनिस्टर के लिए तो आता ही है। जिस ढंग से सभाएं हो रही हैं, लोग निकल करके आए, उससे लगता है कि इस बार लोग बदलाव के मूड में हैं, बड़े बड़े पैमाने पर आज तक का। तो एक ये महिलाओं का भी जो टिल्ट खाली ममता जी का था, अब सब धीरे धीरे गड़बड़ हो रहा है कि समझ में आ गया कि भाई देखिए ये भी इतना सारा दिया है इन्होंने, यूपी में दिया, बिहार में दिया, वहाँ सबको मिल रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, हरियाणा तक में हुआ है। वो जो एक बदलाव है, मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस का कारण यही है कि एक तो टारगेट अपने वर्कर्स को, जो पहले डरते थे कई चीज़ों में या जहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, एक जिस तरह की सिस्टमेटिक काम बीजेपी करती, शायद इसलिए और भी किया है, जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जहाँ पर 4 आदमी थे वहाँ उनने कहा 8 रहेंगे, और कहाँ पहले से ड्यूटी चार्ट बनाए हुए उनके पास है। इस ढंग से डोर टू डोर जो कैंपेन, जो कई राज्यों में कई बार कमी होने से हुआ, बार बार मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश में कोई कमजोरी थी ना जो लोकसभा चुनाव में हुआ, इस बार जैसे हरियाणा में कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी थी और सारा मामला बदला। यही स्थिति मुझे पश्चिम बंगाल में लग रही है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद डिमोरलाइज, एक तरफ मैंने जैसे बताया इनकी तारीफ यदि आप कहें, दूसरे उनको देखिए कि उनके लोग कितने हिले हुए से हैं, बार बार गलतियां भी की गई है। अंतिम अभी तो और आगे चर्चा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने आज और कर दिया। आप ईडी कमरे में पुलिस को लेकर के जा रही है, और ईडी जो छापे मार रहे किसी प्राइवेट कंपनी को, तो उन्होंने कानून व्यवस्था को जो भंग किया उसको सुप्रीम कोर्ट मान रहा है। तो जनता इतना तो समझती है भाई अदालत तो सुप्रीम कोर्ट से छोट कोई चीज़ नहीं, नीचे की अदालत तो आप कह देंगे आप प्रभावित किया। सुप्रीम कोर्ट यदि कहती है कि देखिए आप पुलिस का कैसे दुरुपयोग करते हो और आप जो कर रहे हैं केंद्र से लड़ने का ठीक नहीं है, और आंखें नहीं मूंद सकते, और लगातार मैंने ये मोदी जी के खिलाफ आप कर रहे हैं, लेकिन केंद्र राज्य संबंध का इसमें धारा का उपयोग नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर को कोर्ट मत करिए आप हमको, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है
कि आपको अधिकार है कि राज्य का अधिकार ये थोड़ी है कि प्राइवेट कंपनी पे छापा मार रहे हैं आप जाके चले जाइए। तो मुझे लगता है इससे क्रेडिबिलिटी बहुत ममता जी की गिरी है और इसलिए वो बेचैन दिखाई दे रही है। उसकी टाइमिंग भी बड़ी जी, दिलचस्प है कि कल पोलिंग होनी है और आज सुप्रीम कोर्ट से इन तमाम चीज़ों पे फटकार लगती है जिसमें क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आ जाती है। मनोज जी, आप सर्वे लगातार कर रहे हैं, बार बार बीजेपी के लिए जब कोई कहता है ना कि भाई इतनी सीटें कैसे, क्योंकि हम कहते हैं भाई चमत्कार ही होना चाहिए, फिर 3 से 77 चमत्कार था, तब ये कहा गया कि भाई लेफ्ट का कार्डर जो है, लेफ्ट का वोट जो है वो ममता से नाराज वोट जो है वो कंसोलिडेट होकर बीजेपी के पास आ गया है, प्लस थोड़ा हिंदू फैक्टर। अब की बार ये 59-100 में तब्दील हो जाए तभी बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। तो 59 से 100 के लिए चमत्कार होगा या वाकई में जो 30,000 से कम मार्जिन वाली 55 सीटें हैं उन्हीं में से खेला होगा? हिना जी, सबसे पहले कहेंगे कि आप बस 30,000 और 5,000 मार्जिन की सीटों को हटा दीजिए। जब माहौल बनता है ना तो ये सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं। हम लोग भी आंकड़ा इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे पिछले और आगे के आंकड़ाओं का हम लोग समीक्षा करते हैं और उसमें हम निकालते हैं कि ये चीज़ें हो जाएंगी। मतलब वो कब होता इतना है? सारा डेटा पढ़ रहे हैं वो सब कुछ वेस्ट होने वो वाला सब है। छोड़ दीजिए। अच्छा, वो जब माहौल बनता है ना, बिहार में बहुत लोगों को मानना नहीं था कितना बड़ा गैप कैसे थोड़ी हो सकता है। इतने जो प्रवासी आ रहे हैं वोट देने के लिए तो थोड़ी बीजेपी को मारने आ रहे थे, लेकिन क्या हुआ? कौन मानने को तैयार था कि 60% महिलाएं बिहार में दे देंगी बीजेपी एनडीए को? वही चीजें वहां पे दिख रही हैं। आप बहुत सारे इंटरव्यू देखिए, चैनलों पे आ रहे हैं, बहुत सारा आजकल तो सोशल मीडिया है, सबको देखिए, जहां पे लोग बोल रहे हैं, कह रहे भाई हमें बहुत परेशानी हुई, हम तो आ रहे हैं अपने वोट को बचाने के लिए, अपने जमीन और घर को बचाने के लिए। तो उनसे कहा जा रहा कि 10,000 रुपया, आप 15,000 20,000 रुपया महीने के कमाने वाले 10,000 क्यों लगा कर आ रहे हैं? तो कर इसलिए कमाने आए कि मुझे वहां न जाना पड़े। तो क्या ये 15 साल की सरकार रोकने के लिए है? उसके दिमाग में तो नहीं चल रहा। तो परिवर्तन कहीं दिख रहा है। अब सीटें कहां पे जहां रुक गई थी, अब जंगल महल वाली जो बात आप कहेंगे, 3 से 4 जिले हैं, उसमें 40 सीटें थी जहां पे बीजेपी कम ले आई थी। मेरा मानना था कि उस बीजेपी को वहां से 30 सीटें खींच कर लाना होगा उन जगहों पे से। तो ऐसे ऐसे जगह हैं जहां पे बीजेपी को एक बल्क में मिलेगा। और मेरा मानना है कि जो मैं माहौल देखकर आया हूं तो 4-5 ऐसे जिले हैं कि जहां पे लगता था कि टीएमसी का खाता इस बार नहीं खुलेगा। अच्छा, अब ये सब आंकड़ों को आप जब वहां जाकर देखेंगे या लोगों के विचार को देखेंगी तो यही कॉन्फिडेंस बीजेपी को आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि कार्यकर्ता जब देखता है कि पीछे जनता खड़ी है मुझे वोट देने के लिए तो ज्यादा उत्साहित होता है। और जब कार्यकर्ता ज्यादा उत्साहित होता है तो पार्टी का जो बड़ा लीडर होता है, जो पूरी तरह से होता है, उसके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस बनता है। और पिछले देखिए 3 दिनों से अमित शाह जी वहां पे लगातार बैठे हुए हैं। हाँ, रात भर वो मतलब 3 बजे सुबह तक मीटिंग चली है वहां पे। तो ये रणनीतियां बन रही हैं। और सरकार में हर बार हम लोग अपने प्रोग्राम में ये बोलते हैं कि सिर्फ वहां पे आप हिंसा को रोक दीजिए, बीजेपी के लिए वो सबसे बड़ा वोट है। यानी कल जब पोलिंग होगी तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि भाई कितना शांतिपूर्ण चुनाव होता है, कितना वोटर टर्नआउट होता है, कहां से हिंसा की खबर आती है। क्योंकि अभी तो हिंसा की खबरें जिस तरह से आ रही हैं प्रचार के दौरान ही, तो वो अपने आप में ही सवाल खड़े कर रही हैं। तो जो सोर्स, जैमिंग, छापा, इससे मुक्त चुनाव कराने का जो सपना है इलेक्शन कमीशन का, अगर वो एग्जीक्यूट हो गया तो ये 59 से 100 हो जाएगा देवेंद्र? हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज इलेक्शन कमीशन के लिहाज से वही है कि क्या इस काम को वो कर पाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव को अगर आप रेफरेंस उठा के देखें तो पिछली बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास क्या था कि वो एक माहौल बना रही थी, लेकिन वोटर्स को उसके घर से बूथ तक पहुंचाने का वो सिस्टम नहीं था, अपने वर्कर के हिसाब से भी, और उस तरह से फोर्सेज भी नहीं थे। उस बार फोर्सेज के जो डिप्लॉयमेंट हो रहा था उसमें ज़्यादा था, अपने स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से सारी चीज़ें करा रही थी, तो वो माहौल नहीं दे पाया था लोग। पिछले 5 साल बीजेपी ऐसा नहीं है कि गृहमंत्री अमित शाह ने अभी चुनाव को ध्यान में रखे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने पहले चुनाव की तैयारी की है। वो पिछले 5 साल उन्होंने बंगाल पे काम कराया है। ये अलग बात है कि वो पर्दे के पीछे रहकर वो लोग काम करते थे। कम से कम 300 हार्ड टाइमर अच्छे नेता जो कि पूर्व सांसद या सांसद भी रहे हों, तो वो 3-4 महीने पहले से तो लगातार वहाँ कैंप ही किए हैं। 4 महीने में वो अपने घर भी नहीं गए, और 5 साल में एक कमियाँ जो रह गई थी ना, उसको दूर करने पर इन लोगों ने काम किया। और उसमें जो सबसे बड़ी चिंता वही दिख रही थी वो ये कि वोटर के अंदर का डर कैसे खत्म हो। तो अभी जैसे आंकड़े के हिसाब से देख लें कि अगर बंगाल पुलिस लगभग 1,00,000-1,25,000 के आसपास अगर है तो 3 लाख के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेज रहेंगी। और वो पैरामिलिट्री फोर्सेज ऐसे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के किसी डायरेक्शन पर नहीं जा रही है,
मतलब अप्रत्यक्ष तौर पे भी, कानूनी तौर पे तो नहीं होता है कि सब कुछ चुनाव आयोग संभालता है, लेकिन प्रैक्टिकली तो कुछ और होता था। तो उन सारी चीज़ों को किया गया और वही आपको नजर आएगा एक बड़ा फर्क। हालांकि टीएमसी के सामने ओवरऑल दोनों फेज मिलाकर अगर आप देखें तो उनके सामने एडवांटेज ये है कि लगभग 80 सीट से वो अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे। हाँ, लेकिन बाकी जो 214 सीटें हैं वहाँ टीएमसी के लिए इस बार बड़ी मुसीबत होने वाली है, वो बहुत मशक्कत उनको करनी पड़ेगी। यानी माहौल तैयार है, अब बात यह है कि वो छापा सोर्स जैमिंग ये सब करते हुए आप किस तरह से अपने वोटर को सुरक्षित तरीके से आप बूथ पर ले आए और बूथ पर भी सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा है, वो जो लंच आवर वाला काम है वो सब नहीं हो। तो अब तभी सोचो आप पिनाज की कोविड के दौर में पिछला विधानसभा चुनाव होता है और 82% वोटिंग हो जाती है, वोटर टर्नआउट हो जाता है। हाँ, किन लोगों ने वोट किया? 82%। नहीं, आज भी टीएमसी के एक नेता से मैं एक दूसरे शो में मुखातिब हो रही थी, तो वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आपको पता नहीं है 80% से ज्यादा का वोटर टर्नआउट होगा, रिकॉर्ड टूटेगा और हम इस बार जीतेंगे। परसेंटेज तो अच्छा इस लिहाज से होगा कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे वो तो कम हो गए हैं और बाकी फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर हो रहा है, वोटर के अंदर कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे कि फोर्सेस के लोग गांव में जा रहे हैं, गांव में जाके इस बात को कह रहे हैं कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जो आपको डराएगा उसको हम लोग गाड़ देंगे, या इस तरह की बातें कॉन्फिडेंस देने वाली, बूस्ट करने वाली भी चीज़ है। तो उन सबसे बढ़ेगा। लेकिन कोविड के दौर में 82% वोटिंग, और उसको जब आप उसकी डिटेलिंग किया, जैसे एक कंस्टिट्यूंसी ऐसी है जहाँ पे ममता बनर्जी वाले भवानीपुर की बात बहुत होती है, लेकिन आपको 50, 60, 70 विधानसभा ऐसी मिलेंगी जहाँ पर 30,000, 40,000, 50,000 ऐसे फर्जी वोटर्स थे, उनका कटिंग हुआ है, वो सारे वोट गिरते थे। कुछ डेटा हमने निकाला था आलोक जी, ऐसे कई सीट्स हैं लगभग अगर हम कुछ तो बिल्कुल ऑन द फेस दिख रही हैं, 12 सीटें लगभग ऐसी थी जहां पर जो वोट कटे हैं और जो जीत हार का जो मार्जिन था उससे ज़्यादा तो वोट कट गए हैं। प्लस फिर जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं जहां पर आप मान के चलते हैं कि भाई 50% अगर प्लस मुस्लिम पॉपुलेशन है तो दीदी की जीत पक्की पक्की है। वहां पर एक दो नहीं, किसी किसी सीट पर तो 9, 11, 7 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये और ज़्यादा डैमेज और डेंट कर सकती हैं, और यहीं से बीजेपी के लिए कि भाई ठीक है आप हारेंगे तो हम जीतेंगे, चलिए हमारी अपनी जीत अगर उस वोट बैंक से नहीं भी हो रही है तो आपको हराकर तब हम जीत जाएंगे। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, ऊपर से परसेप्शन जरूर लगता है, लेकिन बीजेपी जिस ढंग से काम कर रही है, अमित शाह और मोदी का जो माइंड है, वो किसी भी कीमत पर ये नहीं देख रहे हैं कि वो उतना वोट काट रहा है तो होगा, हमें इतना मिलना है। अच्छा, अपना उस टारगेट को ज़्यादा ध्यान में रखना मतलब वो है। डिसरप्टर पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, मैं ठीक है, उससे अपने आप हो रहा है, वो तो सुविधा होती है ना। ठीक है, वो लड़े तो उसमें आप ज़्यादा नहीं कहा जाता ओवैसी उनके हैं, बी टीम है, ये टीम है। इसके पहले एक बात और मैं जोड़ना चाहता था एसआईआर को लेकर के, आज भी ये बार बार उठाया जाएगा। बोले ममता को भी छोड़िए, मैं पुराने समय के उसमें कम्युनिस्टों का जितने बड़े पैमाने पर वोट का मैनेजमेंट होता था, कुछ हद तक धीरे धीरे बीजेपी ने वो काम किया कि उस पर तो अपने जो नाम है, शाखा में कौन गया था, वो कि उसके भाई कौन है, बंधु कौन है, सबको जानते थे। कम्युनिस्टों ने उस तरह से वोटर लिस्ट को वो करते थे मैनेज। उनका भी 25 साल जो राज रहा ना, वो खाली बहुत ऐसा नहीं था कि कांग्रेस खत्म हो गई थी या दूसरा नहीं था। असली में उन्होंने जिस ढंग से काम किया, कांग्रेस धीरे धीरे लूज करती गई ना, कांग्रेस का एक समय तो कांग्रेस थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वही चीज़ फार्मूला ममता बनर्जी ने जो बोगस वोटिंग वाला नाम रखे, वही लोग वोट डाल पाए, इस बार उसको काटा गया है। उसमें मैंने यही कहा कि हो सकता फर्जी, क्या जरूर थोड़ी कि मुस्लिम में ममता के साथ हो, हिंदू में भी ऐसे जो गरीब जाकर के 5 वोट डला दें, मशीन में गड़बड़ करा दें, वहाँ कुछ कर दें, नीचे मैनेजमेंट कर लें। कई तरह के मैनेजमेंट ममता और कम्युनिस्ट पार्टियाँ पहले करती थी, पहले जब डिब्बा होता था तब करती थी, बाद में इस ढंग से करने लगे। इस बार चूंकि तैयारी इतने सालों के अनुभव के बाद, मैंने उसको आप सरकार कहिए, इलेक्शन कमीशन कहिए, पार्टी के लोगों को जागरूक बना करके देखिए ये तरीके, इसमें आपको रहना है। इसलिए आपने ध्यान दिया, ये भी कहा गया इस बार कि भाई आप उस पर भी ध्यान दीजिए, जब वोटिंग काउंटिंग होता है तब भी। मतलब यहीं तक नहीं रुकना है, वोटिंग तक, पोलिंग तक, आपको काउंटिंग में भी। और उसमें भी एक तो होता है, आप दिल्ली से जगह में तो कई बड़े महानगरों में तो होता ही है ना कि आप नहीं पहचानते हैं, आया दूसरा कार्ड पे फोटो लगाया हुआ है, वो पहचानता ही नहीं कि आप यहाँ रहती हैं, कहाँ रहता है। उस तरह की चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए भी ऐसे लोग रखे जाए जो उनको जाने कि भाई ये यहाँ का वोटर नहीं है, इसको कैसे यहाँ गुजरा है, इसका नाम तो ऐसा नहीं है, इसका गलत लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रयासों से ज़्यादा है। आपने जो कहा ना कि वो 4 वो कट जाएंगे, आप यदि ये मानते हैं कि साहब दूसरा फेल हो जाए, यहाँ दूसरा है कि हम जीतना है किसी कीमत पर। मोदी जी और अमित शाह जी तो बात तो आत्मनिर्भर होने की करते हैं, तो फिर वो कहाँ से निर्भर हो सकते हैं? इसलिए मेरा ये आकलन है, कई बार हम चर्चा में हमारे साथ जो पत्रकार मित्र हैं सब लोग ये कहते हैं इतने काटने के लिए खड़े हो गए, इतने काट। मैंने कहा आप काटने में क्यों जा रहे हैं? आप दूसरा चैनल क्या कर रहा है, हम कितने आगे हमारा है ना, आप उसको देखिए। हमारा उसका यदि 40% है तो हमारा 50 होगा कि नहीं होगा भाई,
मेरी थ्योरी भी ये मैं मानता हूँ जीवन में कि आप अपने लिए बानी ना, अपनी लकीर बड़ी आप दूसरे को क्यों करते हैं, अपनी लकीर बड़ी करिए। वो कर रहे हैं हमें शाह, और इसलिए इस बार बिल्कुल जो हमें मनोज जी कह रहे हैं वो यदि सफल रहता है, मैं अभी नहीं कह 100%, अभी मैं कह रहा हूँ, हम ये भी मानते हैं कि टीएमसी का अपना नेटवर्क रहा था, लेकिन उसको ऐसे जो बोगस टाइप की चीज़ें हैं, जो फ्रॉड है, जो अपराधी तत्व हैं, माओवादी हैं, नक्सल हैं, विदेशी ताकतें हैं, उसको चेक किया गया। बांग्लादेशी तो चूंकि पब्लिक में तो यही दिखाया जाना चाहिए था कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठी है। मेरा मानना है उसके पीछे जो भारत विरोधी हमारे देश को करने के लिए जब से लगे हैं, उस देश नक्सल खत्म किया गया। एक मैसेज तो बंगाल के लिए है, अब बंगाल में उतना नक्सल नहीं था, लेकिन आप देखिए चुनाव से 2 महीने पहले उन्होंने टारगेट रखा था कि हम मार्च के बाद नहीं होगा, और डिक्लेयर किया है सरकार ने कि हाँ ठीक है, अब छत्तीसगढ़ एक आध जिले में कहीं कोई छोटा मोटा हो तो बात अलग है। ये भी एक मैसेज बंगाल के लिए जहाँ से नक्सल शुरू हुआ था। तो मनोज जी ठीक है, मतलब वहाँ पर मैसेजिंग भी है, मेहनत भी है, और संगठन को भी मजबूत किया है, उनको एक डायरेक्शन भी दिया और अपना कोर्स करेक्शन किया है बीजेपी ने पिछले 5 साल में। सतत प्रयास भी, लगातार कंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं ना, आप हैमर करते रहिए, रास्ता अपने आप बनेगा। लेकिन मनोज जी फिर से, क्योंकि आप तो आंकड़ों के आदमी हैं, तो फिर से मैं आपसे आंकड़ों की बात पे आती हूँ। आप कह रहे हैं कि वेव है, एक अंडर करंट है, एक सुनामी है जो हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, दिख नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ डर दबदबा है, तो इसलिए बहुत वोकल होके नहीं दिख रहा है, जो मैं नतीजों में देखेगा। लेकिन नंबर्स की अगर हम बात करें तो पिछली बार ऐसी बहुत सारी, लगभग मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9 और 12 इतनी सीटें थी जहां पर लेफ्ट और कांग्रेस के जो वोट थे उनकी वजह से टीएमसी हारी थी। वो जो जीत हार का मार्जिन प्लस उनके वोट, जो काम दिल्ली में हुआ था, और अब की बार तो वो और ज्यादा ताकत से लड़ रहे हैं, दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। और हालांकि पिछली बार भी कुछ सीटों पे अलग अलग थे, लेकिन सबसे देखिए पिना जी क्या है कि इसमें 152 की बात करेंगे तो इसमें जो पिछली बार पोल हुआ था 80 पॉइंट कुछ हुआ था, 80.72 का करीब हुआ था, माने 81%। लेकिन उसमें से 3 या 4 जिले हैं, यदि उसका वोट परसेंटेज निकाल दीजिए तो ओवरऑल जो वोट परसेंटेज आएगा वो 73 या 74% आएगा। ये वो स्टेट माने जिले थे जहां पे हिंदू वोटर थे जो खुलकर नहीं आए थे। ओके, ये यहाँ पे जो पोल हुआ था, जो मुस्लिम बहुल एरिया था जहाँ पे पोल हुआ था, इसको जब उसमें मिला दीजिएगा तो ये पोल का परसेंटेज बढ़ जाएगा। इस बार आप देखेंगे कि एकदम उल्टा होगा। इन हिंदू बेल्ट जहाँ पे करीब करीब 112 या 13 सीटें हैं, जहाँ पे इस बार पोल बहुत बेहतर होगा, और मेरा अपना मानना है कि 83% तक पोल परसेंटेज जाएगा। ठीक है, ये कल हम लोग देखेंगे, लेकिन एक अनुमान हम लोगों का ये चल रहा है कि 83% तक पोल हो रहा। यदि 83% तक पोल हो रहा, पीछे 2021 की बात करेंगे तो यदि 83% पोल होता तो बीजेपी के लिए और खराब होता। लेकिन इस बार पोल ज्यादा होना बीजेपी के लिए बेहतर हो जाएगा। आमतौर पे हम ये मान के चलते हैं कि जब ज्यादा वोटर टर्नआउट होता है तो वो कुछ उखाड़ फेंकने के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए, लेकिन वो लाइन वही मैं कहती हूँ, वो अब बदल चुकी है। अब बदल चुकी तो फिर हम क्यों ना माने कि दीदी ने कुछ अच्छा कर दिया? कुछ अच्छा, हालांकि जमीन पे दिखता नहीं है वो, और आंकड़ों में भी नहीं दिखता। आज एनसीआरबी के भी जो डेटा में अगर हम देख रहे थे तो उसमें भी उल्टे ही नेगेटिविटी में ही दीदी आगे बढ़ रही है। उसका कारण क्या है कि देखिए एक माहौल देखा जाता है कि सरकार के विरुद्ध है वहां पे कि सरकार के पक्ष में है। अभी जो माहौल दिख रहा है वो सरकार के विरुद्ध हमें, माने हम लोगों को दिख रहा है। तो हम लोगों का अपना मानना होता है कि वोट परसेंटेज बढ़ने का मतलब है कि ममता के अगेंस्ट में या टीएमसी के अगेंस्ट में पोल ज्यादा हो रहा है। ठीक है सर, तो एक हम ये हो गया। एक फैक्टर जो हम लेकर आए वो था कि पहले फेज में जो है 80% हिंदू बहुल सीटें जो हैं वो 52 हैं, जिसमें बीजेपी ने 27 जीती थी और टीएमसी ने 25 जीती थी, और 70% जहां हिंदू हैं वो 74 सीटें हैं, जिसमें 38 बीजेपी के खाते में गई थी और टीएमसी के खाते में 36 सीटें आई थी। तो ऐसा नहीं है कि टीएमसी को हिंदू वोट नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को, हालांकि बीजेपी उन इलाकों में अच्छा कर रही है, इसमें भी कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को दीदी की हिंदू वोट बैंक में भी सेंधमारी करनी होगी। और इस बार बीजेपी हिंदुत्व की पिच पे उतनी एग्रेसिव नहीं थी जैसी हर बार दिखती है। नहीं, वही उसके लिए नुकसानदेह हो गया था। ओके, जहां आप हिंदू के ऊपर गई तो वहां पे बंगला अस्मिता के बारे में आ गया कि भाई बंगालियों का अस्मिता बना। यहां बीजेपी की एक त्रुटि थी 2021 में, और सबसे एक था कि लीडरशिप तो था नहीं। जो भी इस कमान संभाले थे कैलाश विजयवर्गीय संभाले थे, कुछ भी होता था झंडा लेकर निकल जाते थे, बोलने के लिए निकल जा रहे थे। आज के डेट में पता है आपको भूपेंद्र यादव हैं कि नहीं है कलकत्ता में? किसी भी बड़े नेता का आज जब प्रचार स्टार्ट हुआ तो अमित शाह जी का सभा हो जा रहा है, या प्रधानमंत्री जी का हो जा रहा है, या योगी जी का हो जा रहा है, लेकिन वहां का जो लोकल लीडर है उसको हमेशा आगे रखा जा रहा है कि चूंकि ये बंगाली अस्मिता के ऊपर न ले जाए। वो मछली वाला भी जो था
वो उसी से जोड़ने का था कि भाई हमारी अस्मिता की खतरे में पड़ जाएगी। इस बार वो नैरेटिव नहीं सेट हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? ऐसा नहीं है कि टीएमसी नहीं करना चाह रही है, क्योंकि हमारे अगेंस्ट में माहौल बन चुका है। तो हम जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, टीएमसी माने जो बनाने की कोशिश कर रही है कि मेरे पक्ष में आए, वो चीजें होते हुए नहीं दिख रही है। आजकल बीजेपी के सारे नेता माछ भात खाते हुए देख रहे हैं, दिखाएंगे, मतलब इतना माछ भात कि मंगलवार को भी माछ भात की तस्वीरें आ रही वो है। एक कंसर्न हो गया था क्योंकि और बहुत सारी, जैसे सुकांता मजूमदार ने बहुत सारे कार्यक्रम रखे हैं, अलग अलग नेताओं ने भी, वो इसी वजह से कि ममता बनर्जी उसको सीधे प्रचार में नीचे मछली ग्राउंड लेके पे घूम रहे हैं। और नीचे ग्राउंड तक वो लेके जा रही थी, तो उसको काउंटर करने की कोशिश। दूसरा, चुनाव आयोग सख्ती कर रहा है बिना उसके बाकी डाटा को भी अगर देखें कि तकरीबन आज ही वो डाटा कंपाइल हुआ है, आज तक की तारीख में बंगाल और तमिलनाडु दोनों मिला के 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सीजर हुआ है। जिसमें कैश भी है, जिसमें लिकर भी है, जिसमें ड्रग्स है, जिसमें मेटल्स हैं, जिसमें बाकी सारी चीज़ें, जिसमें से बंगाल का अपना हिस्सा लगभग 472 करोड़ के आसपास है। तो अगर आयोग सख्ती कर रहा है तो रिजल्ट भी दिख रहा है। अब यही जो गड़बड़ियाँ आपको कैश और बाकी सारी चीज़ों में दिख रही हैं, ड्रग्स में, लिकर में, यही चीज़ें तो वायलेंस को लेके भी होती हैं ना। उसी लिहाज से वही सख्ती वहाँ भी की जा रही है, जो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको नहीं दिख रहा है कि कितने लोगों को भय से मुक्त किया गया। लेकिन एक डाटा आपको और मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे जो कॉल सेंटर बनाया गया है बीजेपी के द्वारा, वो हर विधानसभा में कॉल सेंटर है लगभग, और उसमें एक कॉल सेंटर में 10 से 15 लोग हैं। वो पर डे उनका टेक्निकली काफ़ी संख्या में वो कॉल्स जा रहे हैं। पहले तो लोग उस कॉल पे इंटरटेन ही नहीं करते थे, अब 60 से 70% ऐसा है जो कि इंगेज कर रहे हैं, जो अपने इश्यूज बता रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि पसंद कर रहे हैं, क्यों पसंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये किस बात का सबूत है? ये इस बात का सबूत है कि पहले उनके अंदर एक भय होता था कि पता नहीं कॉल कर रहे हैं, कौन कॉल कर रहा है, कौन रिकॉर्ड कर लेगा, फिर हमारे ऊपर क्या हो जाएगा। अब उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आया है कि अपने इश्यूज वो बता रहे हैं, और ये चीज़ें दिखा रही हैं कि सही डायरेक्शन में इलेक्शन जैसा होना चाहिए उस दिशा में जाता नजर आ रहा है कि जब लोग खुलकर कुछ बोलने लगे। वरना तो जैसे ही आप कुछ चर्चा कीजिए, अगर वो टीएमसी का समर्थक है जबरदस्त, अब तो बोलेगा, अगर वहाँ का नहीं है तो चुप रहेगा, वो कन्नी काटेगा। अब लोगों ने बोलना शुरू किया, तो लोग बोल रहे हैं, लेकिन बात वहीं से घूम फिर कर आ जाती है, क्योंकि आप हमें जो जानकारी दे रहे हैं, हम थोड़ी और जानकारी आपसे इस संदर्भ में चाहेंगे कि पोलिंग डे के लिए बीजेपी ने क्या खास इंतजाम किए हैं कि जो वो सोर्स जैमिंग जो होता था वो उसको रोकने के लिए, और क्योंकि वहां तो झंडा तक लगाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है लोगों को, बाकी तो छोड़ो, मर्डर हो जाते हैं। कोलकाता में बीजेपी पिछली बार स्ट्रगल कर रही थी, कोलकाता शहर में, होर्डिंग ही नहीं और मिले, अब जगह ही नहीं मिली। बिल्कुल, और अब बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि हिम्मत है कि किसी कोई रोक दे। अब बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता उसी रूप में बात कर रहे हैं टीएमसी वालों से जैसे वो लोग करते थे। अब इसमें रोल बीजेपी का नहीं है ज़्यादा, इसमें बीजेपी के बजाय इलेक्शन कमीशन का रोल था कि इलेक्शन कमीशन ने इतने पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय कर दिए हैं, और बीजेपी के लोगों का काम ये था कि वो शिकायत करें, जैसे उनको कहीं से कोई शिकायत मिले तो उसके लिए तमाम नेताओं की फौज है एकदम, जो हर बूथ पे जो लगाया गया है ना, कि कहीं से कोई शिकायत मिलती है फिर तुरंत से उस शिकायत किया जाता है और फिर उस शिकायत पे कार्रवाई होती है। तो वो सिस्टम ही काम करेगा भय खत्म होने के लिहाज से, कि वर्कर आपका चला जाएगा घर पे आपके, बीजेपी के मान लीजिए बीजेपी का वर्कर है या टीएमसी का जो भी वर्कर है, अगर वो जा रहा है घर पे, लेकिन उस वोटर के लिए ज़रूरी है कि वो निर्भीक होकर निकले कि हाँ हम वोट देने जाएंगे, और हमें पता है कि हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। इसके लिए भी क्या कुछ अलग से, जैसे हम कहते हैं अमित शाह जो हैं वो बूथ मैनेजमेंट, पन्ना प्रमुख, उनके लिए मशहूर हैं तमाम चीजें। बिल्कुल। तो अब इन्होंने कि भाई मेरा वोटर जो है, माहौल बन गया, मन बन गया, पर एग्जीक्यूशन हो जाए उसके लिए कुछ खास तैयारी, कुछ खास डिप्लॉयमेंट। 214 विधानसभा सीट को इन लोगों ने टारगेट करके 80 जो मैंने बताया, उन 80 पे ये लोग एनर्जी ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं। 214 को टारगेट करके एक एक बूथ पे हमारी क्या ताकत है, किसके जिम्मे कौन है, कितने घर, किस पन्ने पे जो इतने सारे घर आ रहे हैं तो उसको जिम्मेदारी कौन है, ये सारी चीज़ें ये लोग कर रहा है। तो एक तो पिछली विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार अगर आप देखें तो इनके पास इतने वर्कर थे जिनको इन्होंने डिप्लॉय कर दिया। और दूसरी जो कि ज़्यादा अहम चीज़ है कि अगर आप वर्कर लगा भी दें तो अगर फोर्सेज उस रूप में नहीं होंगे, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो फिर लोग वोट देने नहीं आते। तो उसमें दो चीज़ें थी, पहली बात तो ये कि फोर्सेस उनको दिखे, और दूसरा ये भरोसा दिखे कि अगर हम वोट बीजेपी को दे रहे हैं तो बीजेपी सरकार में आ भी रही है। वरना तो वो ये सोचेंगे ना कि हम दे दे बीजेपी को, बीजेपी सरकार में नहीं आई, फिर हमारे साथ वायलेंस हो। में कह रही है कि 4 तारीख के बाद चार को, अब जब देश के गृह मंत्री को अगर अभिषेक बनर्जी धमकी दे रहे हो
4 के बाद रुक के गृह दिखाना। मंत्री अमित शाह को बता रहा है और रुक के दिखाना इस रूप में चले गए कि बाप के बेटे हो, या सोचिए आप कि किस लेवल पे भय फैलाया जा रहा है। तो आम जनता के लिहाज से कितनी मुश्किल वाली बात होगी। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत जरूरी था कि उतनी मात्रा में फोर्सेज हों, और लगातार फोर्स घूम रहे होते हैं। हम लोग बहुत सारी तस्वीरें यहाँ नहीं आती, गाँव में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, गाँव के लोगों को बता रहे होते हैं कि एकदम से आप निकलिए वोट दीजिए। यानी माहौल पिछली बार भी बन गया था। 1 मिनट जी बता दें, जैसे इन्होंने आप और बोला कि बैनर पोस्टर साटने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इस बार जो परिवर्तन आ रहा है, 3 न्यूज़पेपर जब मैं बैठा था फर्स्ट पेज के लिए, कल के लिए जिस दिन पोलिंग है, टीएमसी के लोग प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कि फर्स्ट पेज हमें दीजिए, लेकिन बीजेपी ने जैकेट के साथ फर्स्ट पेज अपना कर लिया था। और पिछली बार कहने के बाद भी न्यूज़पेपर वाले ने बीजेपी का हटा दिया था कि नहीं, मैं फर्स्ट पेज पे नहीं दूंगा चूंकि टीएमसी का प्रेशर है। और इस बार मना कर दिया गया टीएमसी को कि मैं आपको नहीं दे सकता हूं, सेकंड पे जाना हो चाहे लास्ट पे जाना हो तो आप मुझे बताएं। हम लोगों को समझ में आ रहा है कि कुछ परिवर्तन हो रहा है, हाँ, क्योंकि जो एजेंसीज और सिस्टम है ना, वो परिवर्तन को बहुत जल्दी भाप लेते हैं और उसी हिसाब से फिर वो बिहेव भी करने लगते हैं। ये सबसे खूबसूरत चीज होती है सिस्टम की। तो मेरे सामने की घटना है, हम लोग जब एडिटर के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे थे तो मार्केटिंग वाले लोग आए और उन्होंने कहा कि इस तरह का है। हम लोगों ने क्या, उन्होंने कहा कि साहब कहा कि आप उनको मना कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे मतलब सिस्टम अगर भाप रहा है ना, कि भाई सिस्टम को सबसे पहले समझ में आता है कि किसकी सुननी है। जो हम कहते हैं ना, बाबू से लेकर अधिकारियों तक उनको पता होता है किसकी सुननी है, तो वो किसकी सुन रहे हैं उसमें भी कुछ हिंट छुपा हुआ है। लेकिन आलोक सर, इस बार अगर हम देखें तो एक हिंट शायद बॉडी लैंग्वेज और बयान और जिस तरह का कैंपेन है उसमें भी छिपा हुआ है। बीजेपी आमतौर पर बहुत ओवर एग्रेसिव जाती है, वो सबड्यूट चल रही है। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी वो बाद में जाके योगी जी को उसने इंट्रोड्यूस किया, नहीं तो मोरलेस उसने बैकफुट पे रखा हुआ था। भाषा में भी संयम है। लेकिन उधर ममता बनर्जी को देखिए, वो बहुत एग्रेसिव है, कैंपेन भी एग्रेसिव है। तो क्या इसको भी हम इंटरप्रेट करें कि भाई बौखलाहट किस खेमे में ज्यादा है? इसीलिए ममता बनर्जी का मैंने शुरू में भी कहा कि वो जो बेचैनी उनको है कि लग रहा है कि हम इस बार नहीं आए, अस्तित्व का सवाल है। इस बार हारने के बाद अब ममता बनर्जी के लिए बंगाल में वापस आना बहुत मुश्किल होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो भी समझ रही है, उनकी बौखलाहट है। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे कई नहीं है, दूसरे जैसे स्मृति ईरानी जी गई, वो बंगला जानती हैं। ऐसे बाहर से जो लोग गए उनके बारे में भी पहले था कि जो बाहर से लोग आ जाते हैं, मैंने शुरू में कहा था कि आप पहचानते नहीं है तो आप कौन किसके साथ कौन काम कर रहा है। तो पहले से भी जिन लोगों को रखा गया जो थोड़ा भाषा को भी जाने, वहाँ के लोगों को भी जाने, वो जो तैयारी कई महीनों से जो की गई है उसका भी एक नतीजा है। और इसलिए टीएमसी के लोग भी अब वो नहीं करने की हिम्मत हो रही ना पहले की तरह कि हम जाके कुछ भी कर लेंगे। शायद इसलिए उनका डिमोरलाइज हो रहा और इन्होंने बहुत संयमित किया, ये सबसे बढ़िया बात है। देखिए, ट्रम्प कुछ गाली दे रहे हैं, हम भी देने लगे, लोग कहेंगे देखिए आप भी उसी लेवल पर आ गए। प्राइम मिनिस्टर ने जो वहाँ के इंटरनेशनल इसमें रखा है, वही चीज़ इस बात को ध्यान में रखा। हम जैसे लोग भी क्रिटिकल होते थे ना कई बार, आप बहुत कट रहे, इवन आरएसएस के लोग, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन कहो उन लोग भी ज़्यादा मानते थे कि ऐसा कट्टरपंथी जैसा नहीं दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि हम तो समाज में हम सबको 98% हिंदू मानते हैं, हम मुस्लिम को भी अपना मानते हैं ना। इसीलिए मोहन भागवत जी से भी 2-4 बार ऐसा उन्होंने बयान दिए, इसलिए नहीं कि कोई प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन कर कहा भाई आप बोलिए, क्योंकि इसके पहले मैंने प्रोफेसर राजन सिंह भी बोलते थे, लेकिन तब तो मीडिया नहीं था। अब मोहन भागवत बोलते तो लगते थे आप बीजेपी को समर्थन करने के लिए बोल रहे हैं, या खुद अमित शाह जी ने बोला, या कई प्राइम मिनिस्टर ने बोला। अब किसी को भी आप ये मत मानिए ना कि हम मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कर रहे हैं। ये स्टैंड अमित शाह जी ने भी हर सभा में ज़्यादा से ज़्यादा रेखांकित किया है। इसलिए वो हिंदुत्व की कट्टर लाइन नहीं ली गई। वो जो मैंने कहा ना, हिंदू भावनाएं हैं, धार्मिक हम हैं, हम मंदिर बनाया है, जैसे ममता बनर्जी ने किया ना, कहाँ पर दीघा में या कहाँ पर, वहाँ पर भी उन्होंने मंदिर एक कुछ कर दिया, जगन्नाथ मंदिर उसके लिए कर दिया। तो उनको हिंदू में सेंस, लेकिन एक दिन में कोई जाइए, राहुल गांधी जनेऊ पहन लिए तो कोई गंगा नहा लिए तो वो हिंदू बन गए क्या? करेक्शन तो दी ने भी किया, दुर्गा आंगन, मतलब आपकी जो बंगाली में एक वक्त था कि जब रामनवमी का जुलूस जो है वो नहीं निकल पा रहा था और दुर्गा पूजा का विसर्जन नहीं हो पा रहा था और मुस्लिम त्योहारों को उन्होंने तो दुर्गा पूजा की समितियों को पैसा 10,000 रुपए पैसा दिया, अब दिया, कोर्स करेक्शन उन्होंने भी किया पिछली बार से। लेकिन उससे देखिए, जो लोग लगातार आपको मानते हैं उनको वही मानेगा ना। वो भद्र लोग भी जो है वो क्या समझता नहीं है कि आप अचानक आके आप करने लगे, जैसे कोई भी जाकर के पूजा करने लगा, उन्होंने कहा देखिए आप कल तक तो यही बात कर रहे थे। कम्युनिस्ट भी, अब आप यदि ये कहती हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी जाते हैं दुर्गा पूजा में, वो क्यों साफ हो गए वहाँ? ये ममता बनर्जी का जवाब यही है, जब लोग समझ रहे हैं कि हिंदू वोट उसको मिल रहा है, इसलिए उनको मिल रहा है। मतलब मैं उनके लिए कोई अपमानजनक बात नहीं कहना चाहता, माननीय है, मुख्यमंत्री है अभी भी, तो इसलिए दृष्टि से कि आप कम्युनिस्ट भी जाते थे दुर्गा पूजा में और उसी तरह से अपना गैंग मैंने उसमें वहाँ से भी कोशिश करते थे कि हमारे लोग चुनाव में कैसे उनका उपयोग हो। ममता बनर्जी के उस फार्मूले का भी उपयोग नहीं होगा। असली
जो हिंदुत्व के लिए जो मंदिरों में, वो दक्षिण में भी कितना गए हैं मोदी जी। बंगाल में जाके खाली दुर्गा पूजा की बात नहीं करते, दुर्गा के रूप में बोलते हैं। सीजनल हिंदू नहीं चलेगा। यस, ये लोगों के मन में भी पक्का है कि ऐसा आप खाली बन जाएंगे, जैसे सिनेमा में आप राम बन जाइए तो उसके बाद आपको राम मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। चलिए मनोज जी, अब परसेंटेज वोट जब तक शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है, वेव, अंडर करंट, सुनामी, वो तो खैर 4 मई को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो हम डेटा आधारित ही बातचीत कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें स्विंग की, आपको क्या लगता है कि जो हिंदू वोट है जो ऑलरेडी 50% बीजेपी के खाते में जाता है, उससे आप 10% स्विंग दीदी से खींच सकते हैं, क्योंकि वही सीटों का फेरबदल करेगा। महिला वोट बैंक जो 48 से लेकर 51% तक डिपेंडिंग ऑन द सीट्स जो दीदी के खाते में जाता है, आप उसको क्या 5% अपनी तरफ स्विंग कर सकते हैं? क्योंकि 59 को 100+ बनाने के लिए आपको 35 से 41 सीटें चाहिए। 100% होगा और होना भी चाहिए। आप बंगाल में घूमेंगे, ममता बनर्जी के 2-3 स्कीम को लेकर महिलाओं के अंदर बहुत उत्साह देखेंगे आप। बार बार ये होता है, लेकिन जहां पे बीजेपी हारी थी, जो जिसे भद्र लोग कहते हैं, जिसे भद्र मानुष का कहा जाता है बंगाल में, जो पढ़े लिखे और सामाजिक लिखते हैं, वो तो कहते हैं इससे से मेरा को कोई लेने देना नहीं है, ये तो सरकार स्कीम ही चला रही है गलत। जो पिछले बार इनके साथ वोटर नहीं थे, तो उस स्कीम से उनको नहीं होता था, यानी उस स्कीम से जो पिछले बार जो इनको वोटर बने हुए थे वो तो थे, मान लेना कि इस बार भी रहेंगे, लेकिन जो नहीं इस बेनिफिट से अलग हैं वो तो इस बार शिफ्ट होंगे बीजेपी की तरफ, क्योंकि उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यूथ जो नया वोटर है, जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, उनके अंदर ममता जी को लेकर किसी प्रकार का उत्साह दिख नहीं रहा। उनको फ्यूचर नहीं दिख रहा है कि मेरा क्या बंगाल में कब बन सकता है, क्योंकि बंगाल को पिछले 50 सालों से उन लोग वैसे ही देख रहे हैं जैसे 50 साल पहले। मैं कहूंगा कि आप जब जाएं कलकत्ता देखेंगे वही बसें मिलेंगी। हाँ, ट्राम, बस सब वही मिलेगा, 1 से 4 सोना। हाँ, वैसे ही सब कुछ वैसे ही चलता है। तो गालिब ने कहा था ना, ये शहर ऐसा है जो 100 साल पीछे भी जीता है और 100 साल आगे भी जीता है। तो वो आगे वाला अब खत्म हो रहा है, खत्म। पीना जी देखिए, हम लोग भी यहाँ आए हैं, हम लोग हैं बिहार से रिलेटेड, लेकिन अब जाते तो हम भी अपने घर में शुरुआत तो करते नहीं, पर होता कि भाई मैं दिल्ली में ऐसे रहता हूँ, मेरे लिए ये चाहिए, एसी चाहिए, ये चाहिए। हम लोग तो एसी वाले घर से तो आए नहीं थे, लेकिन आज हम लोगों ने वहां भी सुविधाएं बनाई हैं। तो जो बाहर लोग गए, जो एजुकेटेड लोग थे, जो जॉब करने गए थे, अब उनको लगता है कि मैं आकर वहां पे वही करूंगा। मैंने कल कार्यक्रम में बताया था कि लोगों ने अब ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई नोएडा और इतना बड़ा बन सकता है डेवलपमेंट के नाम पे, और इतना अच्छा बन सकता है, जहां हम जॉब करने जाते तो बंगाल के उससे तो ज्यादा बेहतर था। जहां यहां पे कहा जाता था कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, चाहे जेवर का एरिया ऐसा था जहां पे एक माफियाओं का कब्जा था, यदि इसे मुक्त कराकर आप यहां पे रोजगार पैदा कर रहे हैं तो क्यों नहीं बंगाल में हो सकता है। नक्सल समाप्त हो चुका है, उम्मीद बनी है वहां पे, क्योंकि नक्सल ने बहुत वहां पे डेवलपमेंट होगा। दूसरे कम्युनिस्ट का जो लेबर यूनियन था पूरी तरह से इंडस्ट्री समाप्त कर चुका है वहां पे। अब लोगों की नई उम्मीद जगी है, तो किससे जगेगी? नए लोग से जगेगी। पुराने लोग तो वही हैं, चाहे 15 साल से इनको कहिए, चाहे उसके पीछे कम्युनिस्ट कहिए या कांग्रेस कहिए। तो नया परिवर्तन के बारे में हम किसके बारे में सोचेंगे? जो नया दिखेगा मेरे लिए। ठीक है, तो अब नया बीजेपी दिख रही है, तो नया को आजमाना चाहेंगे कि नहीं, ये अभी कल और स्थिति जो है तय हो जाएगी, और बहुत कुछ निर्भर करेगा कि कैसे चुनाव हो रहा है, कितना टर्नआउट हो रहा है, कितना शांति से हो रहा है। देवेंद्र, नया का ऑप्शन सिर्फ बीजेपी है, ये सब जानते हैं, लेकिन और सर ने कहा कि ठीक है बीजेपी अपना वोट बढ़ाने पे काम कर रही है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि 59 से अगर आपको 100 पहुंचना है तो बूंद बूंद से सागर भरना है। एक एक सीट कीमती है और एक एक सीट चुरानी है आपको। ऐसे में लेफ्ट और कांग्रेस कितनी मदद कर सकते हैं? वो जैसे मुर्शिदाबाद वाला जो पॉकेट है ना, मालदा मुर्शिदाबाद, वहाँ पे वो कुछ मदद कर सकते हैं अगर वो ठीक तरीके से लड़े, अन्यथा वो बहुत चुनाव ठीक तरीके से लड़ नहीं रहे हैं जिस रूप में उनको लड़ना चाहिए। ठीक है। और जो बीजेपी के लिहाज से ज़्यादा मुफीद हो सकता था, खासतौर पे जो मुस्लिम डोमिनेटेड वाली सीटें, बट उस पॉकेट में थोड़ा फर्क पड़ेगा। बीजेपी की इस बार की स्ट्रेटजी जैसे देखें कि जो लक्ष्मी भंडार योजना जो महिलाओं को धनराशि दी जाती है, वाकई पॉपुलर स्कीम है, खासतौर पे ग्रामीण बंगाल में टीएमसी को उसने बहुत फ़ायदा पहुंचाया। बीजेपी ने उसको कैसे काउंटर किया? एक तो अपने वायदे में बताया कि हम लोग 3000 रुपये देंगे, दूसरा अभी अभी बिहार में हमने दिया है, तो वो जो एक सर्टिफिकेट होता है ना, लगा हुआ पड़ोसी राज्य है और वहाँ हमने दिया है, महाराष्ट्र में हम दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम दे रहे हैं, तो उस चीज़ ने बहुत काम किया, उस नैरेटिव ने काम किया, और ग्राउंड पे बीजेपी ने उसको बहुत अच्छे तरीके से फैलाया कि 3000 रुपये की धनराशि हम सिर्फ कहते नहीं हैं, हम देते भी हैं। तो दूसरी चीज़ की
जैसे 7th पे कमीशन को दिया जाना या रिक्त पदों की भर्ती, ये सारी चीज़ें आपको मान लेना पड़ेगा। जैसे 5-6%, 7% वोट बीजेपी को बढ़ाना है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि इन सारे इश्यूज ने कोई काम ही नहीं किया बंगाल में, तभी नहीं बढ़ेगा। अन्यथा कैसे नहीं बढ़ेगा कि अगर वहाँ के जितने सरकारी कर्मचारी, अगर आप ये कहो कि हम 45 दिन के अंदर 7th पे कमीशन लागू कर देंगे, तो आपको एक नेक्स्ट लेवल या तो इनह्यूमन होना पड़ेगा कि आपको इस बात से फर्क ही ना पड़े, या आप जिसके साथ हैं इतना बुरी तरह अटैच हैं कि आपको अपना फ़ायदा भी नज़र ना आए, इस तरह की फ़ायदा। तो एक रियलिस्टिक लगता है कि 6-7% वोट का इजाफा होना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ना हो पाए, वो एकदम से अचीवेबल है। और एक अभी मैं आपको एक नाम बताऊँ, बहुत बड़ा नाम है बंगाल में, और टीएमसी बीजेपी दोनों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, दोनों जगह उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वहाँ की सोसाइटी में बहुत इन्वॉल्व हैं, चुनाव न लड़ रहे हैं न लड़ा रहे हैं, तो वो भी एक चीज़ नहीं है कि आप कोई पार्टी हो। आज मैंने उनसे पूछा कि क्या है, और पिछले विधानसभा चुनाव में जब मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने सीधे कहा था कि नहीं टीएमसी आ रही है। लोकसभा में भी बताया था कि नहीं टीएमसी को ज़्यादा सीटें आएंगी। अभी मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, तो बोले कि बीजेपी स्वीप करेगी। तो कहने का मतलब ये कि वहाँ के जनमानस में ये बात अब एक्सेप्टेड होने लगा है। अगर कोई कह रहा है कि बीजेपी जीत रही है या स्वीप करेगी, मतलब ये चर्चा में आ चुका है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो जाए या नहीं होगा, दोनों बात हम नहीं कह सकते, बट एटलीस्ट ये नरेशन में आ गया है। अगर आप ऐसा कहें तो कोई ये नहीं सोचेगा कि ये पागल है। पिछली बार क्या हुआ था कि अमित शाह जी जब गए थे वहाँ पे, और जितने लोगों को ड्यूटी पर लगाया गया था इलेक्शन में, जब उनकी मीटिंग कर रहे थे, तो वहाँ कई लोगों से मेरी बात हुई, तो वो ये कहते थे कि नहीं 70-80 से ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। तो मैं उनसे पूछता था कि आप बता रहे हैं क्या अंदर, और अंदर बताएंगे तो डांट खा जाएंगे क्योंकि हमें तो काम करना है ना। तो लोगों को पता रहता है कि कहाँ तक जा रहे हैं। इस बार जो चुनाव में लगे हुए हैं उनमें से किसी से भी अगर आप पूछिए तो कह रहे हैं कि नहीं आ तो रहे हैं। चलिए, तो बदला ये चुनाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बदला हुआ चुनाव है। चाहे वो हम फोर्सेस की बात करें, नियम कायदे कानूनों की बात करें, फिर चाहे शराबबंदी 4 दिन पहले 48 घंटे से पहले का वो जो पूरा फॉर्मूला है, तो कड़ाई भी हो रही है, फोर्सेस की तैनाती भी हो रही है, बदला हुआ कैंपेन भी है बीजेपी की तरफ से। हिंदुत्व थोड़ा बैक सीट ले रहा है, एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा फ्रंट सीट ले रही है, संघ ने भी शेड्यूल ट्राइब सीटों पर बहुत काम किया है, तो बहुत कुछ बदला है। तो इस बदलाव में क्या ये जो बदलाव है ये सीटों में भी कन्वर्ट होता है कि नहीं, चाबी जनता के हाथ में है। कल पोलिंग होगी और मतदान में पता चलेगा कि भाई वाकई में बीजेपी जो है वो फर्स्ट क्लास डिवीजन से पास होकर सत्ता की चाबी खोल लेगी या नहीं। आप सभी इस चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।